सागरिका, ये जो सारी तस्वीरें हैं आपने जी, बनाई हैं, जी। इनके बारे में कुछ बताइए आप। तो जैसे कि मैं एक नेचर लवर हूँ, तो मैंने काफ़ी नेचर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई हैं। जैसे कि ये एक फ्लावर है, बहुत ही अनकॉमन सा, जो कि नाइल रिवर के पास पाया जाता है और इसका नाम है एपेंगरस, ऐसा कुछ है। तो इसको मैंने टेक्सचर पे बनाया है एंड ये वाला भी नेचर से ही रिलेटेड है, जो कि मैंने बताया है कि हम इंसान कैसे नेचर के साथ और जानवरों के साथ बॉन्डिंग करके एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं। तो उस चीज़ को मैंने पोर्ट्रे किया है। वो भी एक वाइल्ड फ्लावर्स वाला थीम है। तो एक वाइल्ड फ्लावर का क्या ज़रूरत होता है, उसको कुछ भी नहीं। कोई अगर उसको मार भी दे तो फिर कुछ महीनों में फिर ज़िंदा होके फिर खिलता है। तो उस थीम पे मैंने बनाया है। एंड कुछ कुछ वास्तु के पेंटिंग्स है, वास्तु रिलेटेड। उसको हम अगर सही डायरेक्शन में रखें तो हमारे लाइफ में वो बहुत हेल्प करता है, ग्रोथ के लिए, अबंडेंस के लिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो डाइवर्सिटी काफ़ी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये आपके मन में कैसे आया? ये शुरुआत में मैंने ग्लास पेंटिंग से शुरू की थी। फिर धीरे-धीरे इधर-उधर से देखकर, फिर थोड़े इंस्पिरेशन लेकर, तो धीरे मैंने पोर्ट्रेट्स के तरफ थोड़ा-सा अपना पेंटिंग को लेकर गई। तो जिसमें आप देख सकते हैं, ये जो रतन टाटा का मैंने एक पिक्चर बनाया है। तो इसको जनरली आर्टिस्ट पेंसिल, कार्बन के थ्रू या पेन के थ्रू बनाते हैं स्केचिंग। तो मैंने एक स्केच बनाया है पोर्ट्रेट का, तो ऑन ग्लास बनाया है, ग्लास पेंटिंग्स। तो ये थोड़ा मेरा खासियत है। एंड वास्तु का जैसे मैंने बोला, फिर यहाँ पे भी एक पोर्ट्रेट है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो ये थोड़ा वैरायटी है एंड थोड़ा सा हट के पीस है मेरे पास पेंटिंग। ये ग्लास पेंटिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, कैसे ये सिस्टमेटिक, एक अगर आदमी ग्लास पेंटिंग करना चाहता है, जी। बेशक आप अपनी विधा ना बताएं, लेकिन उसके लिए क्या क्या चाहिए? मटेरियल्स की बात अगर आप करते हैं ग्लास पेंटिंग में, तो ग्लास की ज़रूरत है। फिर उसको एक प्रॉपर फ्रेम में अगर डालते हैं तो वो फ्रेमिंग वगैरह करके ग्लास के ऊपर हम जनरल जो ग्लास पेंटिंग मार्केट में अवेलेबल है उसी को मैंने यूज़ किया है। एंड जो जैसा मूड रहा उस तरीके का डिज़ाइन, मैंने पैटर्न्स उसको ग्लास के ऊपर प्रेजेंट किया है। एक रतन टाटा की जो तस्वीर है ग्लास पेंटिंग जी, का, जी, जिसका जी। आपने नमूना बताया है, इसे हाँ। बनाने में आपको कितना वक्त लगा? इसको वैसे देखा जाए तो 15-20 घंटे तो मिनिमम लगे हैं, हाँ। 2-3 दिन में मैंने डिवाइड करके, ब्रेक करके उसको किया है, तो समय तो लगता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो आपने ये हाँ। पोर्ट्रेट जो आपने बनाया, इसमें जी। कितना वक्त लगा आपको? ये जैसे कि साइज़ में भी थोड़ा छोटा है, तो इसको मैंने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया था। हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी, इनका पोर्ट्रेट या इनका ग्लास पेंटिंग बनाने का इरादा है मन में? इरादा अभी नेक्स्ट मेरा वही प्लानिंग है कि कुछ पॉलिटिकल फिगर्स को भी अभी बनाया जाए। इस समाज को बहुत लोगों ने बहुत सारी चीजें दी हैं। हाँ, जी। अच्छा, ग्रुप में भी कोई पेंटिंग है आपकी, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक और नरेंद्र मोदी तक, कोई एक सीरीज बनाने का है आपके दिमाग में? सीरीज़ वैसे मैं बनाना पसंद करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी मैंने शुरुआत करने वाली हूँ एक पॉलिटिकल सीरीज़, तो उसमें सब आएँगे, सबका मैं बनाऊँगी पोर्ट्रेट। अच्छा, कितने साल से आपका ये काम चल रहा है पेंटिंग का? अभी तो 4 साल हो गए हैं, ये 5th ईयर रनिंग है। अच्छा, तो जी। तो कोई एग्जीबिशन वगैरह आपने लगाया अब तक 4 साल हाँ, में? हाँ, हाँ। लास्ट 2 साल से ही मैंने शुरुआत की है एग्ज़िबिशन्स पे पार्टिसिपेट करना। एंड अभी लास्ट मैंने 3rd, 4th एंड 5th मार्च को एग्ज़िबिट किया था, कॉइन कलेक्टर्स जो क्लब है ना, कॉइन जी। म्यूज़ियम, उनके साथ मिलकर। तो उनके ही वहीं पे मैंने एग्ज़िबिट किया था। तो इनविटेशन वगैरह आता है आपके पास? जी, उन्होंने मुझे जैम स्ट्रीट में देखा था, तो उनको ये रतन टाटा जी का पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा लगा था। इस वजह से उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट कर किया एंड उनके साथ मैंने एग्ज़िबिट किया वहाँ पे। आज भी आप कहीं गई थी शायद? जी, आज तो मेरे कोलीग्स ही बोल सकते हैं, दूसरे आर्टिस्ट ने एग्ज़िबिशन्स लगाए हुए हैं बंगाल क्लब में, तो उनका ये 4 दिन का एग्ज़िबिशन चलेगा। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया था, तो स्पेशली, और मैं तो उन्हें जानती ही हूँ 2 साल से, तो इस वजह से सबसे मिलना भी हो गया, वहीं पर गई थी।
अच्छा, मैंने सुना कि ये पेंटिंग करने के पहले आप जॉब में थी, जी जी। तो वो क्या एपिसोड हुआ, आपने जॉब वगैरह भी छोड़ दिया और फिर या जो भी कारण रहा हो, हम्म। तो अगर कुछ पर्सनल ना हो तो आप अगर बताना चाहें तो इसको बता सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। जी जी, नहीं कोई पर्सनल नहीं है। तो जैसे ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया, तो पुणे में जैसे भैया है अभी भी, तो तब भी मैं पुणे ही प्रेफर की जाना कि, तो वैस उस तरीके से मेरी जॉब सर्च करने की शुरुआत हुई। एंड ढूंढते ढूंढते मुझे एचआर का प्रोफाइल मिला, तो मैंने तब उस मौके का फ़ायदा उठाकर वही वाले प्रोफेशन में मैंने काम करना शुरू किया। तो मुझे 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा उसमें। फिर कुछ मैनेजमेंट इश्यूज़ के वजह से जॉब चली गई। तो ये सब चीज़ों में तो शौक था ही बचपन से, इसी चीज़ को फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा लेवल पे शुरू किया। मतलब एक तरफ आप जॉब कर रही हैं, हाँ पुणे में है, फिर बैक टू पवेलियन जमशेदपुर आना, जी। एंड जॉब के बारे में नहीं सोचकर हम्म आप फिर पेंटिंग में आ गए, आपने अपना हाथ खोला। हम्म। इस बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड जिसको आप कह सकते हैं, वो कैसा था दिमाग पे? वो तो जब कुछ किसी के साथ होता है वही बेटर बता सकता है। बट इंटरव्यूज़ में देती ही रही, एंड साथ में साथ जैसे समय था उस हिसाब से पेंटिंग्स भी करती इंटरव्यू थी। मतलब जॉब के लिए? जॉब की, हाँ, एचआर जॉब का मैं इंटरव्यू देती रही। एंड साथ ही साथ ये सब भी मैंने शुरू कर दिया था जैसे, तो इसको भी मैंने टाइम दिया। तो उस मनचाहा वैसा प्रोफाइल मिल भी नहीं रहा था, कंपनी नहीं मिल रहा था, कंपनी मिलता था तो पे पैकेज सही नहीं बैठ रहा था एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ऐसा चलता रहा 2 साल। तो तब तक मेरी सेलिंग शुरू हो गई थी पेंटिंग्स की। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब एचआर वाला प्रोफाइल को छोड़ दिया जाए, अब इसी पे कंसंट्रेट किया जाए। तो इस वजह से मैंने इसको ही कंटिन्यू रखा। मैंने ये भी सुना कि आपका कोई गुरु नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है। गुरु तो हम लाइक सबसे इंस्पिरेशन लेते हैं। आसपास में जो भी रहता है, एक क्रिएटिव माइंड का हमेशा दिमाग चलता ही रहता है। तो हाँ, गुरु ऐसे मैंने सीखा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनल डिग्री नहीं है आर्ट के लिए। बट हाँ, इंटरनेट से काफ़ी सीखा है मैंने, यूट्यूब से, दूसरे आर्टिस्ट के काम को देखकर सीखा है। तो इस तरह से सीखना मेरा चलता ही रहता है। आज के दिन भी मैं जो अगर भी कुछ कल या लेके बैठूं तो उसमें भी मैं सीखती हूँ बनाते टाइम। तो दिमाग में कभी न कभी आता होगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, फिनिशिंग टच देने की जब बात आती होगी, तो कभी न कभी लगता होगा कि मेरा कोई उस्ताद होता तो शायद वो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता था कि कोई भी चीज़ को फिनिश कैसे करें। कभी मन में इस तरह का भाव आया है? वो हाँ, बीच बीच में ही आता रहा है। एंड हर एक पेंटिंग को जब मैं लेकर बैठती हूँ, इन बिटवीन हो या बीच में हो या एंड हो जाता है, तो थोड़ा लगता है कि कोई हेल्प कर दे, कि एक कोई आ जाए और बोले कि हाँ इसमें थोड़ा सा ऐसा कर दो, या ये कलर नहीं, इसके वजह इसके अलावा कुछ दूसरे कलर में इसको ये करके देखो। तो वो अगर थोड़ा सा आइडियाज़ या थोड़ा हेल्प इनपुट मिल जाता तो मुझे लगता है कि अभी तक जो बना है उससे भी और बेहतर बन सकता है। तो कहीं न कहीं गुरु की कमी हाँ, खलती है, थोड़ी सी, खलती है। थोड़ी सी, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, 4 साढ़े 4 साल बल्कि 5 साल आपने गुज़ार दिया हम्म और नाम भी आपका काफ़ी हो गया, सारे अखबारों में इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, हम लोग भी आपसे बात कर रहे हैं। जी। सोचा क्या था आपने? बचपन में आप जब ग्रो कर रही थी तो आर्ट एंड कल्चर को लेकर के आपका अपना कॉन्सेप्ट क्या था? हमारे घर में हमेशा से ही आर्ट इन द सेंस म्यूज़िक को लेके काफ़ी चर्चा था। अच्छा, मेरी मदर म्यूज़िक सीखी हुई थी, ओके। तो बचपन में मैं भी मम्मी के पास ही सीखती थी। एंड कुछ भी ओकेशन होता था तो हम परफॉर्म करते थे। बट पेंटिंग को इस तरह से एज एन आर्ट, एज अ करियर बनाना या उसको आगे लेके जाने का कोई भी दिमाग में कुछ नहीं था। तो डांस, म्यूज़िक ये सब की तरफ ही हमेशा से ज़्यादा शौक रहा है। तो बट धीरे धीरे जैसे कि स्कूल में अगर कुछ कॉम्पिटिशन्स हुआ या कुछ, तो आर्ट में, पेंटिंग में, डांस में, सिंगिंग में, ये सब में कुछ ना कुछ प्राइज़ मिल ही जाता था।
तो फिर और घर के लेवल पे कुछ ना कुछ कपड़ों पे हो या पिलो कवर में हो, ऐसे ऐसे मैं कुछ ना कुछ बनाते रहती थी। तो ये एक शौक था हमेशा से। बस ये 4 सालों में, लास्ट 4 सालों में इसको शौक को एक करियर अब बनाने का सोच यही लिया मेरा है। सवाल था कि हाँ, ये आपका हॉबी था या पैशन था जो कि अब एक प्रोफेशन में बदलता जा रहा है? इंटरेस्ट था काफ़ी इन सब ओके। चीज़ों में, तो वो हॉबी तो नहीं, डायरेक्ट करियर ही बन गया। अच्छा, हाँ। तो आगे इसको एक्सटेंड करेंगे आप इसको प्रोफेशनली, और कितना साउंड करने का इरादा है आपका? बेसिकली मैं एक अपना स्टाइल बनाना चाह रही हूँ, जो कि अभी थोड़ा बन रहा है मेरे ग्लास पेंटिंग के माध्यम से। तो मैं इस स्टाइल को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। करियर का ठीक है, वो तो बनेगा ही ऑब्वियसली, बट जो मेरा थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, वो मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा एक पैटर्न है, तो इसको भी आप देखें, लाइक करें एंड शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो मुझे मेरा क्रिएटिविटी लोगों तक पहुँचाना है, ये तो मेन फ़ोकस है मेरा। आपका मेन फोकस है हुँ। ऐसा। अच्छा, मैंने सुना कि कुछ जो खराब किस्म के, यानी कि जो खराब हो गई चीजें, उसको लेकर के भी आप कुछ पेंटिंग वगैरह करती हैं? जी, खराब खराब नहीं, इन द सेंस, मतलब कोई टूट हाँ। गया, फुट गया, हाँ, हाँ, हाँ। कोई चीज घर का सामान सपोज़ हमारे घरेलू। पास कुछ, हाँ, अगर पुराने बॉटल्स है या ओके। कुछ कार्डबोर्ड वग़ैरह है, कार्टून के पीसेज़ हैं, तो उनसे मैं कुछ उसको काट-कूट के उसमें कलर्स देकर कुछ क्राफ्ट वर्क जैसा बना के उसको कुछ एक ज्वेलरी बॉक्स बना दिया, या कुछ बॉक्स ही बना दिया सुंदर-सा ज्वेलरी रखने के लिए, या एक पेपर रखने का कुछ ये हैंडी एक कुछ बॉक्स बना दिया। तो इस तरह से मैं की हूँ 1-2 आइटम, एंड मिट्टी का कुछ सामान अगर हो घर पे, घड़ा वगैरह, तो उन सबको भी डेकोरेट करना। तो ये सब मेरा हमेशा से ही था शौक एक। तो आप जो काम कर रही हैं जमशेदपुर में, ऐसा काम करने वाले और भी लोग होंगे? ज़रूर, ये सब तो डीआईवाई बोलते हैं हम। तो ऐसे इसका फुल काफ़ी फॉर्म क्या लोग, हुआ, डीआईवाई का फुल फॉर्म? कुछ इंस्टेंट कुछ है। अच्छा। तो उतना नहीं पता, पर डीआईवाई डीआईवाई डेली कुछ है, ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके। फटाक से बन जाता है, कुछ-कुछ चीज़ों को लेके इकट्ठा करके जॉइंट करके, पेस्ट करके, कलर करके, तो इंस्टेंट जो बन जाता है उसको डीआईवाई बोलते हैं ऐसे। अच्छा, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जमशेदपुर में या हुँ, सराउंडिंग हुँ, हुँ। इलाकों में जो इस तरह का भी काम करते होंगे। हाँ, वो घर के लेवल पे करते हैं लोग, उसको चुनौतियाँ, सेल नहीं करते हैं। तो आपके सामने क्या चैलेंजेस क्या होंगे फिर? चैलेंजेस मेरा यही है कि मैंने भी वैसे ही डीआईवाई आर्ट वर्क्स जैसे बॉटल पेंटिंग हुआ, ये तो हर कोई कर रहा है। बट मैंने उसको काफ़ी अच्छे लेवल पे लग्ज़ूरियस लुक देकर मैंने सेल किया है। ओके। तो वो ओके। एक यूनिक आइटम बन गया है आज के डेट पे। तो वो सिर्फ़ एक घर का ही कुछ होम वैसा वाला प्रोडक्ट नहीं रहा, और कि कोई भी बना देगा, ये तो मैं भी बनाती हूँ, वैसा उस कैटेगरी में नहीं आएगा। अब तो एआई का ज़माना है, जी। तो एआई का भी कुछ हेल्प आप लेती हैं क्या? अपने आर्ट एंड कल्चर में, या फिर जो भी आप बना रही हैं? हुँ, हुँ, हुँ। एआई का इस्तेमाल कहीं पर है उसका, पैटर्न लेवल एआई पर? नहीं, मैंने उतने डीपली कुछ डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एज़ सच एआई का हेल्प लिया नहीं है। बट येस, इंटरनेट में गूगल के माध्यम से कुछ थॉट्स है मन में, बट कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रे कैसे करना चाहिए, तो इंटरनेट का सहारा लिया है कुछ सर्च करने के लिए कि किस तरीके का हो सकता है, या कुछ नया फ्लावर्स दूसरे कंट्रीज़ के, काफ़ी सारे फ्लावर्स बहुत होते हैं वहाँ पे, तो कैसा पैटर्न है फ्लावर्स का, उस साइड के नेचर का कैसा है पैटर्न, तो वो सब कलेक्ट करने के लिए काफ़ी गूगल का यूज़ किया है, बट एआई का एज सच इस्तेमाल नहीं डिज़ाइनिंग के किया? नहीं, नहीं, नहीं। अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? वेल मैं तो देखना चाहती हूँ कि काफ़ी काम मिल रहे हैं मुझे, एंड मैं अपना आर्ट जो मेरा अलग सा थोड़ा मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो लोगों तक पहुँच चुका होगा, एंड बस मुझे मेरे कैनवस स्टोरी के नाम से जाना जाएगा। कैनवस स्टोरी। हाँ, कैनवस एक स्टोरी। स्टोरी टेलिंग भी कला है, जी। जो इस कला के माध्यम से, जिसको आप पेंटिंग कहती हैं, हुँ, हुँ। उस पर भी
देश में काफी लोग काम करने वाले हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है? जी जी, थीम बेस्ड आर्ट बोल रहे हैं आप? करेक्ट। तो मैंने भी थीम बेस्ड आर्ट काफ़ी बनाए हैं एंड कुछ कुछ मैंने सेल भी कर दिया है। तो थीम जैसे मैंने बताया, ये मैंने एक हाउ ह्यूमंस आर कनेक्टेड विथ नेचर एंड एनिमल्स, तो ये भी एक थीम को ही मैंने रखकर पेंटिंग बनाया है। तो मुझे बहुत पसंद होता है थीम बेस्ड आर्ट बनाना। इन्वायरमेंट आपके दिल के कितना करीब है? बहुत बहुत, तो क्योंकि बचपन से मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी को प्लांटिंग करते हुए, टेरेस गार्डनिंग एंड अभी पहले नॉर्मल गार्डनिंग, तो नेचर के साथ तो हम हमेशा कनेक्टेड हैं, नो डाउट। अभी जिस तरीके से आप जमशेदपुर में रह रही हैं, मैं जमशेदपुर में रह रहा हूँ, जी आप स्वर्ण रेखा की स्थिति देखिए। स्वर्ण रेखा से सांड निकल रही है, पानी पीने की तो बात छोड़ दीजिए, नहाने के लायक नहीं रहा है कई जी इलाकों में। तो मेरा ख्याल है आपका ध्यान अब तक नहीं गया होगा, लेकिन आपको जब मैंने ये बताया, तो क्या कल की तारीख में हम उम्मीद करें कि आप उसके सीरीज को लेकर के कुछ पेंटिंग्स का निर्माण करेंगे? जी बिल्कुल, स्वर्णरेखा तो हमारे शायद बिल्डिंग, हमारे सोसाइटी के पीछे से खड़काई नदी खरकई के, है। हाँ खड़काई का वो जाता ही है। तो काफ़ी सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले चुके हैं एंड हम बहुत कुछ कर रहे हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ठीक करने की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे सोसाइटी के तरफ से। तो हम एनवायरनमेंट को हमेशा से ही सही रखने की कोशिश तो हम अपने तरफ से करते ही हैं। अब जी, अगर मौका मिले तो मैं खुद कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहती हूँ उसको ठीक रखने के लिए, मेरा मुझसे जो हो पाएगा मैं वो ज़रूर करूँगी। एंड फ्यूचर में अगर इसको लेकर बिल्कुल अगर कुछ पेंटिंग बनाने का मेरे माइंड में रहा, ज़रूर बनाऊँगी और ये देखिए, होना ही चाहिए। हर किसी को कुछ ना कुछ तो बनाना ही चाहिए इसको लेकर। रांची जिले में है रानी का चूहा, नगड़ी में पड़ता है। नगड़ी, हुँ, नगड़ी एक इलाका है, आप उसको ब्लॉक कर सकती हैं। हुँ। वहाँ है रानी का चूहा, एक अच्छा, स्थान है। अच्छा, माना जाता है कि स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल वही है। ओके। वहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी में जब तक ये नदी उसमें समाहित नहीं हो जाती है, हुँ। आप देखेंगे तो ये 400, 450, 500 किलोमीटर लंबी नदी है। हुँ। जगह जगह पे एब्स्ट्रैक्ट्स है, जैसे धनबाद में इसकी स्थिति बोकारो में बड़ी खराब है, हुँ। जमशेदपुर में खराब है। जमशेदपुर में जब ये रांची से एंट्री लेती है तब तक तो ये सही है, लेकिन इन बिटवीन हुँ। इसकी स्थिति खराब है। आपको पता नहीं जानकारी है या नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाटा स्टील का जो भी मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो डायरेक्ट इसी में गिरता है। इसके ओके। कारण वहाँ पे सड़ांध भी है। हम लोगों ने भी इस पर काफी काम किया। हुँ। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि नदी के दो ओर या एक ओर आपकी पेंटिंग लगी हुई हो कि आप इसको अपनी माँ समझकर, अपनी बहन समझकर गंदा मत कीजिए। जी। What will be the scene? What will be the situation? How do you feel this? हुँ। नहीं, अगर इस तरह से कुछ हो रहा है, जैसे मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो हमें अवेयरनेस तो फैलाने की बहुत ज़रूरत है। पेंटिंग्स के ज़रिए हो या किसी भी मीडियम से अगर हम ये काम कर सकते हैं, अवेयरनेस लोगों तक फैलाएँ, तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे हम आर्टिस्ट के तरफ से। तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी एंड लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस करूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अवॉइड करें। क्योंकि हमें तो एक पर्टिकुलर जगह पे वो गंदगी को डंप करना चाहिए एंड वो फ़िल्ट्रेशन का भी अभी काफ़ी जगह पे उसका मशीन्स वग़ैरह वो फ़ॉर्म हुआ है। एक तो हमारे सोसाइटी में भी आई थिंक सीवेज का कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है। Treatment plant. ट्रीटमेंट प्लांट, करेक्ट। Okay. तो ये बना है, तो थोड़े-थोड़े करके हम सब भी खुद भी अवेयर हो रहे हैं इन सब चीज़ों का। अच्छा, तो एक सवाल है। हाँ। एक चित्र, एक चित्र, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा और देखा भी कि कई लाख शब्दों के बराबर एक तस्वीर होती है, वो सारी बातें कह देती है। हुँ। क्या आप भी ऐसा महसूस करती हैं कि एक मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए एक आर्टिस्ट का बनाया गया फोटोग्राफ कह लीजिए, आप उसको स्केच कह लीजिए, पोर्ट्रेट कह लीजिए, वो भी उतना ही प्रभावी होता है? जी, बिल्कुल, बहुत होता है क्योंकि हम आर्टिस्ट, हम तो एक स्टोरी को हम पोर्ट्रेट करते हैं।
बट उसको अगर 10 लोग देखते हैं तो 10 स्टोरीज निकलता है उससे। मेरा तो एक वर्जन रहता ही है जो मैंने सोच के उसको बनाया है, बट हम जब और 10 अलग अलग इंडिविजुअल से मिलते हैं, वो जब उसी सेम तस्वीर को, पेंटिंग को देखते हैं, तो उनका और 10 अलग अलग नज़रिया होता है। तो हम तो एक स्टोरी बताना चाहते थे, तो हमें 10 स्टोरीज सुनने को मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पिकासो हो गए, या जी भारत में एक से एक मूर्धन्य चित्रकार हुए, जी। पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के। नई पीढ़ी का कौन सा चित्रकार आपको अट्रैक्ट करता है, उसका काम आपको पसंद है? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूँ तो मुझे किसी का भी नाम उस तरीके से नहीं पता। मैंने आज तक किसी को भी फॉलो नहीं किया है एज सच। अच्छा सागरिका, जी। अगर हम ये पूछें कि तुम्हारा स्किल क्या है, किस किस स्टैंडर्ड को लेकर के काम कर रही हो, तो क्या जवाब? मैंने शुरू किया है एक्रेलिक से। एक्रेलिक पेंटिंग में जैसे थीम बेस्ड पेंटिंग्स आ जाता है, तो थीम बेस्ड में जैसे मैंने बोला कि स्टोरी टेलिंग, एक स्टोरी मैंने माइंड में तैयार किया है। जैसे हम नेचर को अपनी माँ के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको पोर्ट्रेट किया काफ़ी तरीके से। एंड देन मैं टेक्सचर आर्ट करती हूँ, तो टेक्सचर आर्ट को अगर मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ तो टेक्सचर पेस्ट एक अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका यूज़ करके हम डिफरेंट 3D लुक क्रिएट करते हैं। एंड उसके माध्यम से भी हम डिफरेंट इमेजेस को क्रिएट करते हैं, एंड उस पर भी हम स्टोरी टेलिंग या स्टोरी कुछ रख सकते हैं एज अ थीम। एंड उसको हम पोर्ट्रेट करते हैं अपने प्रोफाइल में। एंड देन जैसे ग्लास पेंटिंग्स मैं काफ़ी बनाती हूँ, तो ग्लास के ऊपर डिफरेंट नेचर हो या किसी का पोर्ट्रेट हो, कुछ भी, उसको मैंने डिपिक्ट करना शुरू किया है। एंड अभी मेरा नया मैंने एक शुरू किया है, वो है वास्तु पेंटिंग, जो मैंने पेंटिंग्स पे इंक्लूड किया है। तो वास्तु हमारे हिंदू कल्चर में काफ़ी मायने होता है वास्तु का, तो उसी को मैंने पोर्ट्रेट करने का कोशिश किया है पेंटिंग्स के माध्यम से। तो अलग अलग वास्तु रिलेटेड, जैसे लोटस जो हमारा नेशनल फ्लावर है, वो ऐसे देखा जाए अगर घर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोटस की कलर का भी बहुत महत्व है, तो अलग अलग कलर्स का लोटस अगर हम किसी पर्टिकुलर वॉल पे उसको प्लेस करें, तो वो हमारे लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब को लेकर आता है एंड हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, एंड साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी देता है लाइफ में। तो इसके अलावा मैंने एक बुल बनाया है, जिसको नंदी बोलते हैं, नंदी जो महादेव का शिव ये है। भगवान का जी। सवारी। तो सवारी, हाँ, तो उसको भी मैंने बनाया है, उसका भी बहुत महत्व है हमारे लाइफ में। तो ऐसे वास्तु की चीज़ों को, फिर फिश, मछलियाँ हिंदू कल्चर में बहुत शुभ माना जाता है, बटरफ्लाइज बहुत शुभ माना जाता है, तो इन सब का मैंने एक अभी सीरीज़ बनाना शुरू किया है। तो अभी कुछ कुछ बने हैं एंड कुछ कुछ और बनाना है, तो ये। फेंगशुई भी तो उसी में आता है ना? फेंगशुई आपका चाइनीज़ कल्चर का हो गया हिस्सा, तो हमारे हिंदू के हिसाब से वास्तु थोड़ा सा अलग है फेंगशुई से, ठीक है। तो यही थोड़ा डिफरेंस है, बट एक ही है। वो लोग फॉलो करते हैं उनके कल्चर में, वास्तु को हम फॉलो करते हैं हमारे चलिए, हिंदू। वो लाफिंग बुद्धा भी तो वहीं से आया ना? हाँ जी, बुद्धा बुद्धा तो गौतम बुद्ध हमारे नहीं, लाफिंग इसमें बुद्धा, है। लाफिंग और बुद्धा हाँ, लाफिंग बुद्धा की जिसका अगर पेट आप निकला है। हाँ जी, हाँ, लाफिंग आपके घर बुद्धा पे भी है। हाँ, तो लाफिंग बुद्धा। तो लाफिंग बुद्धा भी तो ऑलमोस्ट हिंदुओं के घर में जी 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 ड्राइंग रूम में या दरवाजे पे रखते हैं लोग। जी जी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप अपने आर्ट के माध्यम से लाफिंग बुद्धा को एक नए तरीके से लोगों के सामने पेश करें? अब बिल्कुल, अगर मौका मिले तो ज़रूर मैं बनाना चाहूँगी लाफिंग। एक्सपेरिमेंट तो जी, किया जा वही सकता है ना? एक्सपेरिमेंट, हाँ। अभी जैसे मैंने वास्तु को शुरू किया ही है, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे या एक पेंटिंग के तौर पे ज़रूर फ्यूचर में हो बना सकती हूँ। अब जैसे आप लाफिंग बुद्धा को ही देखिए, उनके सिर पे बाल नहीं है। सिर पे बाल नहीं है, एक हाथ में कमंडलू है, एक हाथ में पता नहीं क्या है, हाँ, और वो अर्धनग्न है, यानी कि पेट तक तो उनका बिल्कुल खाली, आई और वो थिंक हंस रहे हैं। आई थिंक हाथ में उनका क्या बोलते हैं, पैसों का थैला है अच्छा, अच्छा, शायद, अच्छा। अबंडेंस।
तो कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल जोन में हम लोग जब हैं तो एक्सपेरिमेंट तो कहीं भी किया जा सकता जी है। जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने बोला कि अभी मैंने जस्ट 4-5 महीने ही हुए हैं एक एक वास्तु के इसको शुरू किया है, एक एक पेंटिंग के माध्यम से। तो जी बिल्कुल, फ्यूचर में भी मैं आपको प्रेजेंट कर सकती हूँ एक बुद्धा पेंटिंग बनाकर, लाफिंग बुद्धा। आप जिन चीज़ों को लेकर के पेंटिंग कर रही हैं, मार्केट में जा रही हैं, लोगों से आपको वाहवाही मिल रही है, जी, तो फिर वही सवाल है, फ्यूचर कैसा है इसका? फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है। बच्चों के पेरेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो फ्यूचर में बिल्कुल मैं सिखाना भी चाहती हूँ बच्चों को कि उनको भी ये वाला इस साइड ऑफ पेंटिंग भी सीखना चाहिए। जनरली वो बहुत अच्छा ट्यूटर्स एंड टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है जमशेदपुर में, वो लोग काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं। बट थोड़ा सा जो मैंने हटके किया है उसको भी मैं फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सिखाना पसंद करूँगी बच्चों को। वो तो आपकी अपनी यूनिक चीज़ है ना। जी जी जी। तो कोई एकेडमी खोलने का भी इरादा है क्या आने वाले वक्त में? वो तो क्योंकि आपने अभी सिखाने की बात कही है। जी, अभी ग्राउंड लेवल से देखूंगी क्या हो पाता है मेरे से। एंड फ्यूचर में तो अगर मौका मिलता है तो एकेडमी तो अभी दूर है, बट हम हाँ पॉजिटिव रहते हैं उस चीज़ को लेके, अगर हुआ तो कुछ डेफिनेटली करेंगे। 5 साल की ये जो यात्रा रही आपकी, जी, 4.5 साल 5 साल साढ़े जो चार। भी आप कह रहे हैं, ये यात्रा आपके लिए थी कैसी? हर एक यात्राई मैंने शुरुआत जब की थी एक रिसेप्शनिस्ट के रोल से किया था, तो वो जब शुरू हुआ अच्छा रहा, वो ख़त्म हुआ। फिर जब मैंने एचआर का ये शुरू किया तो ग्राउंड लेवल से शुरू किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। फिर अभी जब मैंने आर्ट को शुरू किया तो वो भी पूरा ग्राउंड ज़ीरो से शुरू किया। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि मैंने जो भी टास्क लिया अभी तक, जो भी प्रोफाइल में अपने आप को ढाला है, ग्राउंड ज़ीरो से ही शुरू किया है एंड उसको 100% देने की कोशिश कर रही हूँ एंड हमेशा किया है। तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव फीडबैक्स तो मिल रहे हैं। एंड सेलिंग की जैसे बात की, अच्छा है, मेरा सेलिंग भी हुआ है, तो अच्छा ही रहा है। थोड़ा बहुत तो हम कभी-कभी अपसेट हो ही जाते हैं जब हमारे हिसाब से कुछ चीज़ होता नहीं है हमेशा। तो फिर वही है कि हाँ, नहीं करना है वो होता रहेगा। तो ये एक पॉजिटिविटी सेल्फ मोटिवेट करती रहती हूँ खुद को, नया-नया चीज़ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैनेज हो जा रहा है। 4.5 साल 5 साल का टाइम हो गया आपको इस क्षेत्र में, तो मुझे लगता है कि आप मैसेज दे सकती हैं। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं? आर्टिस्ट एज ए न्यू कमर नहीं, बट इस फील्ड को 4 साल से मैं देख रही हूँ एंड लोगों के फीडबैक्स भी सुन रही हूँ एंड दूसरे आर्टिस्ट्स के क्या बोलते हैं इसको, कंसर्न्स भी सुन रही हूँ एंड मैं खुद भी वही गो थ्रू कर रही हूँ कि लोग आर्ट को एक प्रोफेशन के रूप से अभी भी करियर नहीं उसको मानते हैं, हॉबी के जैसा ट्रीटमेंट मिलता है आर्टिस्ट को एंड वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी भी। एंड बहुत से ऐसे लोग हैं आर्टिस्ट हैं कि उनको उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है मार्केट में, या बस ऐसे ओ हो तुम पेंटिंग करती हो या करते हैं वो, अच्छा ठीक है लेकिन काम क्या करते हो, तो ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो ये चीज़ होना बहुत ही बंद होना चाहिए एंड आर्ट एज ए प्रोफेशन प्लीज़ आप लोग शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत करियर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि डिज़ाइनिंग है काफ़ी, फिर क्या बोल सकते हैं आप, आर्किटेक्चर के फील्ड में भी आर्ट का बहुत योगदान है। सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, सिर्फ आर्ट पेंटिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। सो इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, वो डीपली अगर हम कहीं जाए किसी काउंसलिंग के पास तो वो हमें हेल्प करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से प्रोफेशन में जाना है, उस हिसाब से बहुत करियर है। तो आर्ट को एज अ करियर हिसाब से देखना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।